नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 30, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हर बार आपको बोलता हूं, जब भी आप दी करंट अफेयर शो देख रहे होते हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चला करें, क्योंकि ये आपको रिविजन में और मेमोराइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और एक भी एपिसोड यार मिस मत करा करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक एपिसोड। तो चलिए यार, आज का एपिसोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल से शुरू करते हैं फटाफट। और हाँ फ्रेंड्स, इस एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हेड कोच बने रमेश पोवार। फ्रेंड्स, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए हेड कोच को नियुक्त कर दिया है, जिनका नाम है रमेश पोवार। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए लगभग 35 आवेदन आए थे और प्रॉपर सिलेक्टर्स ने सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू लिया और फाइनल में रमेश पोवार को नियुक्त कर दिया हेड कोच के तौर पर भारतीय महिला टीम के। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही रमेश पोवार है। इनके बारे में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, रमेश पोवार ने साल 2004 से लेकर साल 2007 तक इंडियन क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है और इन्होंने इस दौरान भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं और जबकि 31 वनडे मैच खेले हैं। 2 टेस्ट मैच में इन्होंने 6 विकेट भारत के लिए लिए हैं और जबकि 31 वनडे मुकाबले में इनके नाम पर कुल 34 विकेट हैं। तो ये काफी अच्छे बॉलर रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, जिनको फाइनली अब वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बना दिया गया है। नाम याद कर लीजिए, रमेश पोवार। और आप लोगों को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में तो पता ही होगा, स्क्रीन पर मिताली राज, ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, फिर भी मैंने रिमाइंड कराने के लिए लगा दिया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है केपी शर्मा ओली फिर बने नेपाल के प्रधानमंत्री। आप सभी लोगों को पता होगा 2018 से ये नेपाल के प्रधानमंत्री चले आ रहे थे, लेकिन कुछ ही टाइम पहले इनकी सरकार नेपाल में गिर चुकी थी, क्योंकि काफी सारे लोग इनके विपक्ष में हो गए थे और वोट इनको काफी कम मिली थी, क्योंकि काफी सदस्य निलंबित हो चुके थे। इस वजह से इनकी सरकार गिर गई थी वहां पर, यह आप कह सकते हैं। फिर जो नेपाल की प्रेसिडेंट है उन्होंने 3 दिन का इनको टाइम दिया, बाकी जो विपक्ष में दूसरी सरकार है, दूसरी बड़ी पार्टी है, उसको भी टाइम दिया कि गठबंधन के थ्रू सरकार बनाई जाए, ठीक है। लेकिन ये सभी उसमें भी नाकाम रहे। फिर क्या हुआ, गुरुवार को यानी कि अभी 3 दिन पहले नेपाल के राष्ट्रपति ने इनको फिर से केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं थी और ये सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं नेपाल की, इसलिए फिर से इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नेपाल के। तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, नेपाल के संविधान में ये कानून है, ठीक है, तो नेपाल की राष्ट्रपति ने उसका कानून का इस्तेमाल किया है और इनको फिर से एज अ प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बल्कि गठबंधन से सरकार नहीं बनी, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी, इनको नियुक्त किया गया। और आप लोग जानते होंगे नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूकरमाइकोसिस क्या है? आप लोगों ने न्यूज वगैरह, न्यूज़पेपर में, वीडियोस में बहुत जगह इसके बारे में सुना होगा। म्यूकरमाइकोसिस ये है क्या? एग्जाम में गारंटीली बनेगा ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट में। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या, तो आप इसे कह सकते हैं कि एक फंगल इंफेक्शन है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा करंट अफेयर सेक्शन के अंदर कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है, जिसका हाल ही में बहुत ज्यादा दबदबा था, जिसका बहुत ज्यादा क्रेज था। तो आप कह सकते हो ऑप्शन में अगर हुआ कि ये एक फंगल इंफेक्शन है। न्यूज वगैरह में इसको एक और नाम से जाना जा रहा है, ब्लैक फंगस, ठीक है। तो ये वही बीमारी है, एक बहुत ही भयंकर बीमारी चल गई है। कोविड के साथ साथ कोविड के जो मरीज है कोविड से भी उभर जाते हैं, लेकिन ये बीमारी उनको पकड़ लेती है। स्पेशली जो डायबिटीज के मरीज हैं, ठीक है, जो काफी वीक है, उनके अंदर ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही है। ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है इस बीमारी की वजह से। आंखों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है ये बीमारी। कुछ मरीज ऐसे मिले हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो भयंकर बीमारी है। इसकी मैं आपको कुछ लक्षण भी बता देता हूं, सिम्टम वगैरह क्या है इसका। देखिए, पेन आईज के अंदर, रेडनेस मतलब रेडिश आई हो जाती है, साथ ही फीवर, बुखार वगैरह आता है, हेडेक, सर में दर्द होता है, कफ, खांसी बहुत होती है, गले में मतलब दर्द होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ब्लडी वोमिटिंग यानी कि खून की उल्टी वगैरह होती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। तो ये बहुत ज्यादा
फैल रहा है ब्लैक फंगस के नाम से, साथ ही फंगल इन्फेक्शन भी इसको बोला जा रहा है क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हाल ही में 11 मई गई है तो इसी दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। सबसे पहले समझते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। देश के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, देश के अंदर जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए टेक्नोलॉजी के प्रति, कि टेक्नोलॉजी में हिस्सा लो और इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस बार इसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार 2021 का थीम था। याद कर लीजिए 11 मई को क्या मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया गया। सवाल ये उठता है कि ये दिन कब से मनाना शुरू हुआ। देखिए एक फैक्ट है इंपोर्टेंट। भारत ने साल 1998 में राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का घोषणा किया था और 1998 में भारत ने अपना पहला सफल परीक्षण कर लिया था परमाणु बम का। पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था, हालांकि जो सफल नहीं रहा था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान करते हैं। जब हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है तो राष्ट्रपति टेक्नोलॉजी का एक पुरस्कार भी प्रदान कर दे और इसी दिन से ये दिवस मनाना शुरू हुआ था। आपको पता चल ही गया होगा कि भारत के अंदर जो परमाणु का टेस्ट हुआ था पहला। नेक्स्ट है 12 मई को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 12 मई गई है तो इसी दिन इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? हमारे देश के अंदर या फिर दुनिया के अंदर जो नर्स है, हार्डवर्क कर रही है, उनको सम्मान देने के लिए और जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का जो थीम था अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इस बार इसका थीम था। यह दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? किसकी याद में मनाना शुरू किया गया? किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाना शुरू किया? ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए फ्रेंड्स, द लेडी विद द लैंप, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटेंगल। फ्लोरेंस नाइटेंगल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था, मृत्यु 13 अगस्त 1910 में हुआ था। को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। इनको ही जो नर्सिंग आंदोलन है, ठीक है, नर्स फील्ड को आगे ले गई, इनको माना जाता है इसका जनक। साथ ही दया व सेवा की प्रति मूर्ति फ्लोरेंस नाइटेंगल को द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है, यानी कि दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म एक समृद्ध और उच्च वर्णीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था, लेकिन उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेंस ने सेवा का मार्ग चुना, ठीक है। इनको पहले से ही सेवा करना पसंद था लोगों को, ठीक है, हेल्थ केयर करने की बहुत ज्यादा इनको थी। मतलब 1845 में परिवार के तमाम विरोध व क्रोध के पश्चात भी उन्होंने अभावग्रस्त लोगों की सेवा व व्रत किया। दिसंबर 1844 में उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया, यानी कि जो चिकित्सा व्यवस्था है दुनिया के अंदर उसको सुधारने का इन्होंने बीड़ा उठाया था एक तरीके से। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था और हर साल 12 मई को ही नर्स दिवस मनाया जाता है। और नाम देख लीजिए, फ्लोरेंस नाइटेंगल, द लेडी विद द लैंप, इनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट है 15 मई को विश्व भर में विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। अब दिन क्यों मनाया जाता है? हाल ही में 15 मई गए हैं तो इसी दिन वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में मनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है लोगों को, दुनिया भर के लोगों को परिवार की महत्वता बताने के लिए, ठीक है, परिवार कितना जरूरी है हर एक इंसान के लिए, ठीक है। अगर किसी इंसान को खुशहाल जिंदगी चाहिए तो एक अच्छा परिवार होना चाहिए, उसको परिवार का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। दुनिया के अंदर से ऑर्फनेज और वृद्धा आश्रम को कम करने का इस दिन को मनाने का लक्ष्य है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि परिवार कितना जरूरी है और परिवार का क्या महत्व है हर इंसान के लिए, ठीक है, खुशहाल जिंदगी के लिए परिवार कितना जरूरी है। इस बार इसका जो थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। थीम का मतलब देखिए, आजकल जो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसकी वजह से लोग परिवार से दूर हो रहे हैं। टाइम नहीं है किसी के पास, रात में आ रही है, कोई अपने मोबाइल में लग रहा है, कोई अपने काम करने लैपटॉप पे लग रहा है, कोई टीवी में लग रहा है, कोई कहीं पर लग रहा है। तो इसी वजह से इस बार ये थीम रखा गया है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी आजकल
फैमिली से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, आई होप याद रख पाओगे। नेक्स्ट है, असम बना डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राज्य है। फ्रेंड्स, हाल ही में असम ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और इसका इस्तेमाल भी किया है। पोर्टल का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इसकी FIRMS। इसका मतलब है, पूरा नाम देखिए, अ रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बना है जिससे जो बाढ़ वगैरह आती है उसकी रियल टाइम यानी कि लाइव रिपोर्टिंग की जा सकती है। लोगों को पहले ही आगाह किया जा सकता है कि फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है फ्लड की। क्योंकि फ्रेंड्स, असम एक ऐसा राज्य है जहां पर हर साल एक ब्रह्मपुत्र नदी यहां पर पड़ती है। बाढ़ और मृदा अपरदन का काफी भार झेलना पड़ता है असम को। तो इसी वजह से असम ने इस पोर्टल का निर्माण किया है और इसका पहला इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और भी काफी सारे राज्य इस पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो याद रखिए, FIRMS एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये है क्या, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा। कुछ ही टाइम पहले न्यूज आई थी कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उन्होंने इनवाइट किया भारत के प्रधानमंत्री को G7 में हिस्सा लेने के लिए। एज अ चीफ गेस्ट, एज अ अतिथि के रूप में उन्होंने इनवाइट किया था। और मोदी जी ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि काफी टाइम की बात हो गई, उस टाइम पर सेकंड वेव नहीं आई थी कोविड की इंडिया के अंदर। ठीक है, मैंने भी आपको किसी एपिसोड में जरूर बताया होगा। लेकिन अब फाइनली स्टार्ट होने वाला है G7 सम्मेलन, लेकिन मोदी जी इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव। भारत के अंदर कोविड-19 की फिलहाल बुरी हालत है, पीक पर पहुंच रखा है। तो इसी वजह से मोदी जी ने यही एक्सक्यूज दिया है कि फिलहाल हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। एज अ चीफ गेस्ट जो बोरिस जॉनसन ने यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भेजा था इन्विटेशन, उस पर नहीं जा सकते, लेकिन मोदी जी ने उसको सराहना दी है, थैंक यू उनको बोला है। अब G7 सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए फ्रेंड, जो G7 इस बार होगा वो 47वां G7 सम्मेलन होने वाला है। इसको ग्रुप ऑफ 7 भी बोला जाता है, क्योंकि ये 7 देशों का ग्रुप है और इसके अंदर वो 7 देश हैं जो कि दुनिया के अंदर सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रोंग है। ठीक है, आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत है, वो सभी देश हैं। साल में एक बार ये सभी देश एक जगह बैठते हैं और इकोनॉमिकल मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे, अगर कोई आपदा आती है, इमरजेंसी आती है इकोनॉमिक्स को लेकर, तो उससे कैसे लड़ा जाए, ठीक है, और कैसे बढ़ावा किया जाए अर्थव्यवस्था में। तो इसके ऊपर वो चर्चा करते हैं। इसमें 7 सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ और बाकी देश को एज अ अतिथि के रूप में इन्वाइट कर लेते हैं। जैसे कि इस बार ये जो सम्मेलन होगा वो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में होगा। कॉर्नवॉल एक जगह है, कॉर्नवॉल, वहां पर ये होगा। 11 मई से स्टार्ट होने वाला है, 13 जून तक ये सम्मेलन इस बार चलने वाला है। तो इसमें भारत को भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया था और साथ ही कोरिया को भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ है। G7 सम्मेलन की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाया जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1975 में G7 सम्मेलन का गठन हुआ था। उस टाइम पर इसको G6 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस टाइम पर कनाडा एज अ मेंबर नहीं था। फिर कनाडा इसमें एज अ मेंबर आ गया, फिर ये G7 बन गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये G8 के नाम से भी जाना गया था, 1998 या 80 के आसपास। ये इसलिए जाना गया था क्योंकि फिर एज अ मेंबर रूस इनके साथ जुड़ गया था, 8 सदस्य हो गए थे, फिर रूस निकल गया, फिर ये साथ रह गए। G7 सम्मेलन के नाम से अब ये जाना जाता है और इस बार 2021 में 11 मई से 13 जून तक मनाया जा रहा है, यानी कि ये सम्मेलन हो रहा है। होस्ट इसको ब्रिटेन कर रहा है और 47वें G7 सम्मेलन है और भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी कि भारत एज अ गेस्ट नहीं है इसमें। काफी सारे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। असम के 15वें सीएम बने हिमंत बिस्वा शर्मा। आपको पता है अभी अभी एक साथ 5 राज्यों में इलेक्शन कंप्लीट हुए थे, जैसे कि बंगाल हो गया, असम हो गया, पुदुचेरी हो गया और भी राज्य हैं। अब असम का भी देखिए रिजल्ट आ चुका है। 15वें सीएम के रूप में हिमंत बिस्वा शर्मा
ये सीएम बन गए हैं, बीजेपी की पार्टी से रिलेट करते हैं और ये 15वें सीएम असम के बन गए हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रैंडमली किसी भी स्टेट का नाम उठा के दे दिया जाएगा और पूछ ले जाता है कि इसके करंट सीएम या फिर गवर्नर कौन है। तो असम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर अभी अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, नए सीएम बने हैं, तो होने वाला एमटीएस का एग्जाम या फिर बची हुई शिफ्ट का एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम, सीएचएसएल का बचा हुआ एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा कि असम के नए सीएम कौन चुने गए हैं। नेक्स्ट है, और सीएम को ओथ शपथ कौन दिलाता है? राज्य के गवर्नर। स्पेसएक्स की स्टारलिंक कंपनी ने सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट और सिक्योर कनेक्शन के लिए गूगल के साथ पार्टनरशिप की। आपको पता है काफी टाइम पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी और काफी टाइम पहले ही इंडिया के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी थी स्पेसएक्स ने, और प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि प्री बुकिंग हो चुकी है इसकी। और स्पेसएक्स तो आपको पता ही है, फाउंडर एंड सीईओ इलोन मस्क है और इसी की है स्टारलिंक कंपनी है, यानी कि स्पेसएक्स का ही एक पार्ट है स्टारलिंक कंपनी, जो कि दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करती है सैटेलाइट के थ्रू। इनका मानना कि यह है कि हमारी सबसे फास्ट सर्विस रहती है इंटरनेट की, क्योंकि इनकी जो सैटेलाइट है, स्टारलिंक की जो सैटेलाइट है, वो बाकी इंटरनेट प्रोवाइड सैटेलाइट से काफी नजदीक है। ये देखिए, स्टारलिंक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट की तुलना में पृथ्वी से 60 गुना अधिक पास है, तो इस वजह से इनकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। तो इंडिया के अंदर जो ये हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है वो किसकी हेल्प से आ रहा है? स्पेसएक्स की जो स्टारलिंक कंपनी है वो किसके साथ उसने पार्टनरशिप कर ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल के साथ इसने पार्टनरशिप कर ली है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टारलिंक सैटेलाइट से देगी इंटरनेट, फास्ट स्पीड और सिक्योर कनेक्शन, गांव कस्बों तक होगी इंटरनेट की पहुंच। सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने का फायदा यही रहता है कि पृथ्वी के हर कोने कोने पर या फिर जिस देश में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके हर कोने कोने पर इंटरनेट पहुंचेगा विद हाई स्पीड। तो ये सैटेलाइट का फायदा होता है, और ये स्पेसएक्स ने गूगल के साथ हाथ मिला लिया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कोनोर मैकीग्रेगोर पहले स्थान पर है। नाम अजीब सा है लेकिन याद रखिएगा, कोनोर मैकीग्रेगोर, ठीक है, पहले स्थान पर आए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए दुनिया के। आपने इनसे पहले कुछ टाइम पहले रोनाल्डो का नाम सुना होगा, साथ ही मेसी का नाम सुना होगा, और भी टेनिस खिलाड़ी है एक रोजर फेडरर का नाम सुना होगा। कुछ टाइम पर ये भी दुनिया के सबसे नंबर 1 पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट रहे, लेकिन फिलहाल 2021 की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो फोर्ब्स ने जारी की है वो कोनोर बन गए हैं। ये हैं क्या? ये आयरलैंड के रहने वाले हैं, ये बॉक्सर भी हैं, साथ ही ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट भी हैं और साथ ही ये बिजनेसमैन भी है। इन्होंने इस वर्ष 971 करोड़ रुपए से अधिक कमाया है। उन्होंने फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये पहले रह चुके हैं एथलीट सबसे नंबर 1 और फिलहाल ये आ चुके हैं। नाम फिर से नोट करिए यार, कोनोर मैकीग्रेगोर, ठीक है, ये इनका नाम है, अजीब सा है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली दूसरी रिटेल कंपनी बन गई है। अभी तो दूसरी है, कुछ सालों में नंबर 1 पर आएगी, ये गारंटी है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है, रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल, आपने सुना होगा सुपरमार्केट है बहुत सारी, रिलायंस सुपरमार्केट, ठीक है, इसका जो डोमेन है मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल का, वो सुपरमार्केट है। बहुत सारे मॉल के अंदर आपने मार्केट देखी होगी जहां पर ग्रोसरीज वगैरह मिलते हैं, तो वही रिलायंस रिटेल है। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ने वाली, ठीक है, ग्रोथ करने वाली दूसरे नंबर पर ये कंपनी आ गई है। नंबर 1 पर कौन सी है? वॉलमार्ट के का आपने नाम सुना होगा, एग्जाम में वॉलमार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वॉलमार्ट का जो डोमेन है वो हाइपर मार्केट है। रिलायंस रिलेट का क्या है? सुपरमार्केट है। वॉलमार्ट का क्या है? हाइपर मार्केट है, यानी कि जो आपको आउटलेट्स वगैरह मिलेंगे। अमेरिका की वो मल्टीनेशनल कंपनी है वॉलमार्ट,
तो वो हाइपर मार्केट के नाम से मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि वो वॉलमार्ट की है। और अगर आपको रिलायंस सुपरमार्केट के नाम से मिल रही है तो वो रिलायंस रिटेल की है, ठीक है। और 2006 में रिलायंस रिटेल फाउंड हुई थी 2006 में, और 1962 में वॉलमार्ट हुई थी। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, 2006 में आई हुई कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे तेज ग्रोथ करने वाली रिटेल कंपनी बन गई है। तो आप बताइए कब तक बचेगी ये वॉलमार्ट? बहुत जल्द पीछे हो जाएगी। और पहले नंबर पर अगर बात करें सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है, फिलहाल सबसे कमाई करने वाली बड़ी, तो वॉलमार्ट ही है। वैसे जो रिलायंस रिटेल आती है वो अभी थोड़ी दूर है, तेजी से ग्रोथ कर रही है, नंबर 2 पर आ रही है। वॉलमार्ट तेजी से ग्रोथ करने वाली भी नंबर 1 पर है, और सबसे बड़ी रिटेल कंपनी के तौर पर भी नंबर 1 पर ही है। वॉलमार्ट एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, रिटेल कंपनी है, 1962 में फाउंड हुई थी। दूसरे नंबर पर जो रिटेल कंपनी आती है सबसे बड़ी, वो अमेजोन है। और जल्दी आ रही है रिलायंस रिटेल भी, बहुत जल्द भागी आ रही है पीछे से एकदम, क्योंकि दुनिया के जो सबसे 10 अमीर आदमियों में आते हैं 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी आते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी जल्दी वो इतनी स्पीड से आ रहे हैं, कभी आज से 1-2 साल पहले ही नंबर 30 पे वो आते थे और अब 10वें नंबर पर आ रहे हैं। तो देखिए कितनी फास्ट तरीके से जा रहे हैं। महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया। आपने कुछ टाइम पहले, 1-2 साल पहले सुना होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर महिला सैन्य पुलिस को भी शामिल किया जाएगा, उनके बैच को भी शामिल किया जाएगा। तो फाइनली हो चुका है पहला बैच इंडियन आर्मी के अंदर महिला पुलिस का हो चुका है, यानी कि महिला सैन्य पुलिस का बैच शामिल हो चुका है। अब महिलाएं भी इंडियन आर्मी के अंदर जा चुकी हैं। थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। हाल ही में बेंगलोर में कोर्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल में द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड के दौरान महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इस महिला सेना पुलिस बैच में 83 महिला शामिल है। फाइनल हुआ था कि हर साल 100 एक बैच में महिला शामिल होंगी, और 2036 तक लगभग 1700 महिलाएं इंडियन आर्मी के अंदर पहुंच जाएंगी। तो हर साल 100 महिलाओं का एक बैच जाया करेगा। इस दौरान उन्हें सभी प्रकार के पुलिसिंग कर्तव्यों, देखिए काम क्या करेंगे, उनका काम क्या रहेगा, पोस्ट उनकी क्या रहेगी इंडियन आर्मी के अंदर। मतलब जो उनकी ट्रेनिंग चली बेंगलोर के अंदर, ट्रेनिंग हुई लगभग 61 हफ्तों की, यानी कि 61 वीक्स की ट्रेनिंग हुई। पुलिसिंग कर्तव्यों, युद्ध बंदियों के प्रबंध, औपचारिक कर्तव्यों और कौशल विकास, सभी वाहनों की ड्राइविंग और रखरखाव के साथ सिग्नल संचार के बारे में प्रशिक्षित किया गया। तो ये जो आपने यहाँ पर काम देखे, युद्ध बंदियों के प्रबंधन, यानी कि जो प्रिजनर होते हैं उनका मैनेजमेंट, साथ ही औपचारिक कर्तव्यों, जो औपचारिक होता है ना, मतलब हेल्थ चीजों को लेकर, इस चीज को लेकर भी ये काम करना, और जो वाहन होते हैं उनकी ड्राइविंग, साथ ही उनका रखरखाव करना, और साथ ही जो सिग्नल वगैरह होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन आर्मी का जो भी होता होगा उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो ये सभी काम करेंगे। मतलब जो ऑफिसर अधिकारी की जो पोस्ट होती है इंडियन आर्मी के अंदर, उनके जस्ट नीचे इनको रखा गया है। इंडियन आर्मी के अंदर ये पोस्ट होती है, लेकिन इंडियन नेवी हुआ, इंडियन एयरफोर्स हुआ, वहां पर अधिकारी के जस्ट नीचे ये पोस्ट नहीं है। सैन्य पुलिस में 2036 तक की जानी है कुल 1700 महिलाओं की भर्ती। अब इन महिला सैनिकों को लांस नायक के पद पर किया जाएगा तैनात, यानी कि लांस नायक के पद पर इनको तैनात किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि किस देश ने अपनी आर्मी के अंदर महिलाओं का पहला बैच शामिल कर दिया, तो आंसर भारत हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत ने महिलाओं का कौन सा बैच इंडियन आर्मी के अंदर तैनात किया, तो बैच नंबर फर्स्ट है। एक बैच में कितनी महिलाएं हैं? 100 महिलाएं हैं। हर साल कितनी महिलाओं को शामिल किया जाएगा? हर साल 100 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। टोटल कितनी महिलाओं को शामिल करना है? 1700 महिलाओं को शामिल करना है। कब तक चलेगा ये प्रोसीजर? 2036 तक चलेगा। देखा, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन गए एक ही जगह से। किसी भी तरीके का यार क्वेश्चन बन जाता है, सभी क्वेश्चन यहीं से हैं। ये जो करंट इवेंट है लास्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन बनेंगे और आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है यार, ये भी काफी क्रिटिकल है, यानी कि कंडीशन ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। भारत साल 2027 से पहले ही जनसंख्या के मामले में चीन को छोड़ देगा पीछे। आप सभी लोगों को पता है जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या। पहले स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। अब चीन का जो एरिया है वो भी बहुत बड़ा है। चीन दुनिया में एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि देश में जो सबसे बड़ा है
वो चीन दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन भारत एरिया के हिसाब से यानी कि जिसकी सब सीमा सबसे बड़ी है वो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वैसे ही डिसबैलेंस हो रखी है। चीन तो चलिए बड़ा है, पॉपुलेशन वहीं पर कहीं पर एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन भारत तो चीन से साइज में छोटा है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कहां पे एडजस्ट होगी। और चीन पहला ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा फिलहाल जनसंख्या है। कितनी है मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, 2019 में अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की थी, एक डीप एनालिसिस करके, कि 2050 तक भारत में लगभग 27 करोड़ 50 लाख जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी और 2050 तक दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। अब चीन ने इसके ऊपर एक डीप रिसर्च की और अपना एनालिसिस जारी किया। उन्होंने बताया कि 2027 तक ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। कैसे, ये आप एक ग्राफ देख रहे हो, यहां पर 1950 से ग्राफ चल रहा है। ग्रीन वाली लाइन जो है वो है इंडिया की और रेड वाली लाइन जो है वो है चाइना की। 1950 में पॉपुलेशन यहां पर देखिए 400 मिलियन है और रेड ये इससे ऊपर है, पहले ऊपर चल रहा है। 1950 में इंडिया नीचे था काफी, तो ये लाइन चली 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 2020 आया, 2010 आया, 2020 यानी कि 21 यहां पर आ गया। फिलहाल हम यहां पर है। ठीक है, ग्रीन लाइन यहां पर जा रही है यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है इंडिया की, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। यहां पर रेड लाइन है, ये गिर रही है, चाइना की गिर रही है गिर रही है। अब यहां पर आ गया जनसंख्या काफी हद तक आसपास आ गई है, चाइना की और भारत की जनसंख्या आसपास आ गई है 2021 में। ठीक है, अब इससे बाद इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और चाइना की कम होती जाएगी, क्योंकि चाइना ने दावा किया है कि 2019 से जो हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है वो 0.51% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बहुत कम वृद्धि हो रही है जनसंख्या में चाइना में। तो चाइना ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है अपनी पॉपुलेशन पर और इंडिया में अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इसी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है और 2090 तक ये हालत हो जाएगी। 2090 के बाद यहां पर पीक गिरना शुरू होगा, तो ये हालत होगी 2030 तक, 2027 तक ही चाइना से ज्यादा जनसंख्या चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में कि कौन से देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये एक वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर, आपको पता है कोविड के जो केसेस देखते होंगे सब लोग वहीं देख रहे होंगे आजकल। तो यहां पर कंट्री है चाइना। चाइना के जो टोटल पॉपुलेशन है यहां पर देखिए लगभग 143 करोड़, थोड़ी सी ज्यादा ही है उससे, 143 करोड़ के आसपास जनसंख्या है चाइना की। वहीं पर इंडिया देखिए, इंडिया की जो जनसंख्या है 139 करोड़ के आसपास जनसंख्या है अप्रोक्सीमेटली इंडिया की। कितना डिफरेंस है, कितना भी नहीं, 4 करोड़ के आसपास का कुल डिफरेंस है। तो एक 4 करोड़ का डिफरेंस अब क्रॉस होने वाला है और इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा जाएगी। तीसरे नंबर पर यूएसए आता है जिसकी जनसंख्या यहां पर देखिए क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 33 करोड़ है। पहले नंबर पर 143 करोड़, दूसरे नंबर पर दुनिया के अंदर इंडिया है 139 करोड़ और जस्ट फिर कितनी गिर रही है, यानी कि 100 करोड़ के आसपास नहीं है यहां पर कोई, डायरेक्ट ही 33 करोड़ आ रही है, यानी कि इतने नीचे एकदम से। ऐसा बस यूएसए देश है जिसका 33 करोड़, 100 करोड़ उसके आसपास होती तो बात लगती। मतलब कोई देश नहीं है जिसके पास 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो। चीन और इंडिया सबसे ऊपर पहुंच रहे हैं जनसंख्या के मामले में। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आ जाता है 27 करोड़ के पास। चौथे नंबर पर 22 करोड़ के साथ पाकिस्तान आ जाता है। पांचवें नंबर पर ब्राजील आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है 21 करोड़ के साथ, रशिया आ रहा है, रशिया ये रहा है हमारा 145 करोड़ के आसपास, सॉरी 145 नहीं 14 करोड़, रशिया 14 करोड़। दुनिया का ऐसा रशिया इकलौता देश है जिसकी जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसकी बॉर्डर लाइन सबसे बड़ी है और जनसंख्या केवल 14 करोड़, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर मैक्सिको आ जाता है 13 करोड़, फिर इथोपिया आ जाता है 11 करोड़ के आसपास, फिलीपींस आ जाता है, फिर हमारा 10 करोड़ के आसपास, इजिप्ट है, वियतनाम है। तो ये चल रहा है। मुझे पॉपुलेशन के मामले में जो सबसे बेस्ट कंट्री लगती है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एरिया के हिसाब से इंडिया से काफी बड़ा है, लगभग 5वें 6ठे स्थान पर आता है साइज के मामले में, इंडिया 7वें स्थान पर आता है। और जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और बाकी इन्वायरमेंट एकदम गजब का वहां का है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है वहां पर, गार्डन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग ही नहीं है यार, 2 से 3 करोड़ लोग और इतना बड़ा स्पेस, इतना बड़ा मतलब देश ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर देखिए कैसा होगा। तो यार पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए इंडिया की भी तो बहुत अच्छा यहां पर भी होगा। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसी वजह से कोविड के केसेस इतनी स्पीड से यहां पर बढ़ जाते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और पहले ही बता देता हूं, लाइक करिएगा यार, अपने द्वारा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा, जरूर बताइएगा। और यार शेयर करिए दी करंट अफेयर शो को, एवरी संडे शाम 5 बजे जरूर फॉलो करिए, क्योंकि बहुत एकदम फिल्टर करके यार मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट आपके लिए लेकर आता हूं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा दिया बस कॉपी करके और ले आया, नहीं, बहुत सिलेक्टेड रहते हैं जो कि एग्जाम में आएंगे एग्जैक्टली क्वेश्चन यहां से। चलिए यार, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।